नमस्ते सभी साथियों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं इस डायलॉग को सुनने के लिए। और डॉट 6 बज रहे हैं और मैं समय से इस डायलॉग का स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं नित्य नूतन वार्ता को धन्यवाद और स्मृति राज जी को धन्यवाद देती हूँ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और ताकि इस तरह की वार्ता स्टार्ट की जा सके, एक डायलॉग इस तरह का कम्युनिटी में स्टार्ट हो। अपने परिचय के रूप में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम मोना चौधरी है और मैंने एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के बाद गैप ईयर लिया, एमडी के लिए प्रिपेयर किया और एक बहुत ही अच्छे संस्थान से अपनी एमडी साइकियाट्री की डिग्री प्राप्त की। तो मेरे लिए स्कूल एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था। मेरे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था जब मैं छोटी थी और मुझे स्कूल जाना बेहद पसंद था। वो एक ऐसी जगह थी मेरे लिए जहाँ मैं घर के सारे तनावों से दूर थी और मैं पढ़ने में भी ईश्वर की कृपा से अच्छी थी। तो इसीलिए मेरी जो होम स्कूलिंग जर्नी शुरू हुई तो वो एक बहुत ही शौक़ था मेरे सारे परिवार वालों के लिए भी। और ये कंटेक्स्ट इसलिए यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, डॉगमेटिज़म में नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि मैं होम स्कूलिंग करती हूँ कि मैं अनस्कूलिंग कर रही हूँ या मैं सेल्फ लर्निंग पेज दे रही हूँ अपने बच्चे को। मुझे इतने टर्म्स, टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, ना मैं उनमें पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एक बहुत ही फंडामेंटल ये था कि पढ़ाई जो है वो आनंदपूर्ण होनी चाहिए और एक लर्निंग इन्हांसमेंट होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, बट बच्चे का सीखने से मन ही हट जाए। और इसी संदर्भ में ये भी कहूँगी कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल या शैक्षणिक संस्थान बिल्कुल ही ख़राब है। जैसे मैं ही थी, मेरे घर का माहौल तनावपूर्ण था और मुझे स्कूल बहुत पसंद था। तो ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए स्कूल एक अच्छी जगह होगी, और गांव और रिमोट एरियाज़ के लिए भी वो बच्चे जिनको और कोई जरिया नहीं सूझता है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, उनके लिए स्कूल एक अच्छी जगह है। बट बात ये कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो हर बच्चा बहुत ही इंडिविजुअल होता है। ये बात हम लोग सब कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, बट उस यूनिकनेस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट यूनिकनेस? हम लोग ये तो सब लोग बोलते हैं, बट जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारे स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पे वो यूनिकनेस दिखती है? तो इसी संदर्भ में मैंने अपनी एमडी कंप्लीट की 2013 में। उसी साल मैं गर्भवती हुई और नेक्स्ट ईयर मेरा बेटा पैदा हुआ। उस 3 साल मैंने 2013 से 2016 राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ही दिल्ली की अपनी सीनियर रेसिडेंसी की। और उन 3 सालों में मैंने बहुत तरह के केसेस देखे, बट मेरा फोकस हमेशा चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक और पेरेंटिंग इश्यूज़ में रहा। और मुझे एक ट्रेंड दिखता था चीज़ों में, और मैं सोचती थी कि बहुत सारी ये बातें ऐसी हैं कि अगर पेरेंट्स को पहले से पता होती तो शायद इस लेवल तक वो नहीं आते कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास अपना बच्चा लाना पड़ रहा है। और इसी दौरान 2015 में जून जुलाई के अराउंड मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था, 1.25 साल का। उसे ये समझ में आने लगा था कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के काम पे जाते हैं। एक मेड के भरोसे हम लोग उसे छोड़ के जाते थे, सीसीटीवी कैमरा ऑन करके। हमारे पास उस समय और कोई सपोर्ट नहीं था, और ये मुझे बहुत ही मर्माहत करती थी उसके रोने की आवाज़ जब मैं काम पे जा रही होती थी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट समय था वो। और फिर हमने डिसाइड किया, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करके, कि मैं मतलब इस तरह से जॉब नहीं करना चाहती हूँ। तो फाइनली ये डिसीजन लिया कि ऑलरेडी आपने 2 साल तो सीनियर रेसिडेंसी के कर लिए हैं,
तो 1 साल और आप बिता लो, कम से कम 3 साल की सीनियर रेसिडेंसी पूरी हो जाएगी। अगर आप करियर में आगे कभी जॉब करना चाहोगे तो जो बेसिक एक नीड है टीचिंग जॉब के लिए वो रहेगा। तो किसी तरह से वो 1 साल पूरा किया। 2016 की जुलाई में ख़त्म हो गई मेरी सीनियर रेसिडेंसी। इसी दौरान मैंने एक नॉर्मल जैसे होता है बच्चे का प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया, मेन ये सोच के कि मेरा बच्चा बहुत ही चंचल है। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे 2015 में दिखने लगा था, और ख़ासकर चूँकि मैं साइकाट्रिस्ट थी तो मुझे और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो दिखती थी कि हाँ, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। इन विच वेज तो मैंने उसका एडमिशन करा ही दिया, ये सोच के। 2 चीज़ें उसमें गौरतलब की थी, एक कि वो सबके बीच में बैठना सीख जाए, और दूसरा चुन के ऐसा प्ले स्कूल ढूंढना जहाँ पे मील्स प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो हर कुछ खाना सीखे। वो भी हुआ, उसका फिर एडमिशन भी करा दिया मेन स्कूल में। एक सिंगल स्कूल में इंटरव्यू दिलाया और वो सिलेक्शन हो गया। नर्सरी का समय भी बहुत अच्छा बीत गया, नर्सरी की टीचर बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम आई 2018 में जब वो किंडरगार्टन में गया, और वहाँ से इश्यूज स्टार्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो टीचर थी उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं था, और वो मेरे बेटे को और साथ में और 3-4 बच्चे थे उनको वो उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। और मुझे धीरे धीरे ये दिख रहा था कि चूँकि मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा पतला दुबला नाटा था, वो कहीं ना कहीं वो बुलिड फील कर रहा था। ऑब्वियसली ये टर्म उसका नहीं है, बट जो मेरा उससे इंट्रैक्शन था तो मुझे ये समझ में आने लगा था कि अगर मैं उस बच्चे की बात नहीं सुनूंगा तो फिर वो मुझसे कटी हो जाएगा या वो मुझे मार भी सकता है। बट सबसे आई सेट जो ख़राब बात मेरे लिए रही, या फिर जो अवेकनिंग मेरे लिए रही थी, वो ये थी कि जो टीचर्स थे वो उससे बहुत ही मतलब हर चीज़ में क्या तुम बुरे बच्चे हो, क्या तुम बुरे बच्चे हो, मतलब इस ये एक बहुत ही, अब ये जब आप 4 साल के बच्चे से ऐसा कहते हो ना क्या तुम बुरे बच्चे हो, मतलब एक एडल्ट से जब आप कहते हो तो उसके लिए वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। बट जब आप 4 साल के बच्चे से करते हैं डेवलपमेंटली, तो कोई अथॉरिटी फिगर अगर इस तरह से बोलता है बच्चे से, तो वो बच्चा ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन मार्क है और मैं इसे येस या नो कर सकता हूँ। वो बच्चे के लिए एक स्टेटमेंट होती है। तो धीरे, और घर की कन्वर्सेशंस बहुत ही ख़राब होने लगी थी हर समय कि स्कूल में तुमने क्या किया, तुमने किसी को पीटा तो नहीं। तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था ये सब हो क्या रहा है। दूसरी जो एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी स्कूल के बारे में कि डिसिप्लिनिंग के नाम पे उनका जो हथियार था वो था डर। ये चीज़ मुझे बहुत ही नागवार गुजर रही थी। मैंने इसके लिए काफ़ी बार टीचर्स से बात भी की कि हर चीज़ में वो डराते थे कि तुम्हें एक चूहे के कमरे में बंद कर देंगे। तो एक ऐसा भी टाइम था कि मतलब एक होल वीक आई थिंक हमने घर में इस बात पर डिस्कशन किया था कि मेरा बेटा बोलता था, एक 4.5 साल का बच्चा, आप सोचिए, वो बोल रहा है कि मम्मी अगर मुझे चूहे के कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या तुम मुझे बचाने आओगी, या मैं किस तरह से वहाँ से निकल सकता हूँ। तो एक पूरा 1 वीक ऑफ डिस्कशन वेंट इनटू दैट। और मैं आज जिस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी बेवकूफ़ थी। और इस वार्तालाप के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई पेरेंट्स इसे देख रहे हैं और वो इस तरह के सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चे को लेके स्कूल जाइए और अथॉरिटी को बोलिए कि वो चूहे वाला कमरा दिखाया जाए, उसे खुलवाइए। मैंने ऐसा नहीं किया भाई, क्योंकि लर्निंग धीरे धीरे आती है, बट आई थिंक दैट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग टू डू। बट एनीवेज वाइज 1 वीक तक ये डिस्कशन चली और मुझे लगा कि मैं कुछ प्रोग्रेस कर रही हूँ, बट इवेंचुअली क्या कि एक रात को मेरा बच्चा आधी रात में रोते हुए उठ गया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रेस और ट्रॉमा से वो बच्चा गुजर रहा था। लेकिन फिर मतलब वहीं से मेरे दिमाग में कि इस बच्चे को होम स्कूल करना है, इस तरह की बातें दिमाग में आने लगी। मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क करना शुरू कर दिया, और लेकिन मेरे घर में और कोई इस चीज़ के लिए रेडी तब एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं थे।
इन तो थोड़ा और टाइम बीता स्कूल का, बट मार्च में कुछ ऐसी घटना हुई 2019 के मार्च में कि उसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या ये बिल्कुल सही है कि मेरा, क्योंकि एक क्या हुआ था, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मेरे बच्चे को स्टीरियोटाइप किया जा रहा था। और चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थे कि हर चीज़ में जाके हम स्कूल में लड़ते नहीं थे कि आपने ऐसा क्यों किया या मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या हो रहा था कि हर चीज़ का ठीकरा जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हर चीज़ का ठीकरा मेरे बच्चे के सर पे फोड़ा जा रहा था। तो कोई भी चीज़ गलत हो रही थी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे बेटे के सर पे था। इसी तरह की कुछ एक घटना मार्च के 2019 में हुई जब दो बच्चों की लड़ाई हो रही थी। कोई टीचर नहीं थे, लड़ाई किसी दूसरे बच्चे ने शुरू की थी, बट मेरे बच्चे को चोट नहीं आई, बट उस बच्चे को चोट आ गई। और ये बहुत ही मुझे ख़राब लगा कि मीटिंग के लिए सिर्फ मुझे बुलाया गया और उस बच्चे के पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया। एनीवेज जब वो मीटिंग इंश्यू हुई तो सारा फोकस जो था वो मैनेजमेंट का ये था कि कैसे सारी किसी न किसी तरह से पेरेंट्स के ऊपर ये सारा बोझा डाल दिया जाए और कैसे किसी न किसी तरह से उनकी गलती निकाल दी जाए। अनफॉर्चुनेटली फॉर द स्कूल मैनेजमेंट वो लोग कुछ भी ऐसा गलत कुछ ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि अपने बच्चे को सारा टाइम मैं देखती थी कि वो क्या, और उसका टीवी वगैरह हम लोगों ने धीरे धीरे करके, जब मैं उसे मेट के साथ छोड़ती थी तो ऑब्वियसली मेट जो भी देखती थी और उसे कार्टून वार्टून भी दिखाती थी जो भी, बट धीरे धीरे ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहा। वो 2.5 साल का था जब मैंने जॉब छोड़ी थी, और 2.5 साल से लेके 4.5 साल 2 साल करीब करीब मुझे लगे इस पूरे प्रोसेस में कि उसको मैंने मोबाइल से, लैपटॉप से और टीवी से हटाया। टीवी से हटाने में थोड़ा और टाइम लगा था, बट हाँ मेजरली दैट वाज व्हाट वाज डन। बहुत बड़ा लर्निंग रहा कि कैसे मतलब जो बच्चा इन सब चीज़ों कैसे आप धीरे धीरे आप कर सकते हैं ये। तो जब मार्च में वो इंसिडेंस हुआ और वो जब मैनेजमेंट से बात हुई तो मैंने मैनेजमेंट से सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि आप लोग जो ये कहते हैं कि यूनिक और इंडिविजुअल हर बच्चा यूनिक होता है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं। मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि मेरे बच्चे को मान लीजिए आर्ट क्राफ्ट पसंद नहीं है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा मतलब मेरा ही ऐसा एक बच्चा होगा क्लास में, और भी 4-5 बच्चे होंगे। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस समय बाकी बच्चे इंटरेस्ट जो लेते हैं आर्ट क्राफ्ट में वो कर रहे हैं, आप इन 4-5 बच्चों को जो उछलने कूदने में ज़्यादा इच्छुक है उन सबको एक आया टीचर या जिसके भी साथ आप ग्राउंड में भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जो सब करेंगे वही करेंगे, मतलब भेड़िया धसान है बेसिकली। उन्होंने जो भी अच्छे शब्दों में मुझे यही कहा। उस मीटिंग से निकल के मैंने डिसाइड किया कि मेरा बच्चा अब स्कूल में नहीं जाएगा। मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही अचंभे की बात थी, वो भी डॉक्टर हैं और उन्हें अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है, वो काफ़ी सिंसियर और हार्ड वर्किंग है वो। तो वो बहुत ही एक है कि ये निर्णय ले रही हो, कल को अगर तुम्हारा बच्चा ऐसे, मैंने कहा कल बाद में बोल रहा है, ये तो उचित नहीं है बच्चे के साथ। और एक मेरे बच्चे की छवि बना दी है कि ये बहुत ही मतलब बुरा बच्चा है, या ये होता क्या था कि मेरा बच्चा काम बहुत जल्दी करता था, तो वो काम ख़त्म करके क्लास में घूमता था। अब वो टीचर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मैंने, क्योंकि मैं खुद साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने कितनी बार मिलके उन्हें इतने सारे ऑप्शंस अल्टरनेटिव दिए, एक्स्ट्रा शीट्स, एक्स्ट्रा वर्क, एवरीथिंग, बट उन्हें उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना था और सिर्फ बच्चे की गलतियाँ, तो ये सब चीज़ें खटकने लगी। और मैंने ये भी देखा कि जो एक चमक थी मेरे बच्चे की आँख में वो जा रही थी, उसकी पढ़ाई में से रुचि हटने लगी। पढ़ने से और सीखने से ही विमुख हो जाएगा तो मैं ऐसी एजुकेशन मेरे बच्चे के किस काम की है।
तो फाइनली ये डिसीजन लिया, और उसमें मेरे पेरेंट्स ने और भाई ने मुझे सपोर्ट किया। बट इनिशियली मेरे हस्बैंड बहुत ही अगेंस्ट थे, बट बाद में जब उन्होंने उसके रिजल्ट्स देखने शुरू किए देन ही सेड कि हाँ ये एक राइट डिसीजन था। इसमें मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो हुई वो ये हुई कि कैसे आप कि अगर लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होंगे। मतलब तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही इस पूरे प्रोसेस में अभी तक, टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बिलीव्स, कि मैं अगर नहीं बिलीव करती इस तरह की एजुकेशन में तो मैं नहीं कराऊंगी, मैं इसमें साथ नहीं दूंगी। दूसरा जो एक लर्निंग था ये कि मेन अगर पेरेंट्स सब देख रहे हैं स्कूल में क्या हो रहा है, मगर अगर फिर भी वो वही कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि करेज। वो हिम्मत नहीं है कि भीड़ से अलग हो जाएं, और वो हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि कल को अगर बच्चा क्वेश्चन करेगा तो मैं अपने कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ कि मैं अपने कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ कि कल को कुछ अगर ये सिस्टम जो भी मैं एक नया अप्रोच ले रही हूँ वो अगर वर्कआउट नहीं करेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। अभी क्या होता है, पेरेंट्स अगर बच्चे ने अच्छा किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो वो सिस्टम का फेलियर होता है, वो एज अ पर्सन एज अ पेरेंट का फेलियर नहीं होता है। बट अगर आप कोई ऑफ बीट रोड ले रहे हैं तो इट बिकम्स अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर कल को बच्चा कहता है नहीं मुझे तो इस रास्ते चलना ही नहीं था, तो वो एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। और प्लस चूँकि मैं साइकियाट्रिस्ट थी तो मैं इन सारी घटनाओं को एक बहुत ही डिफरेंट क्रम में भी देखती थी और समझती थी कि इन सब चीज़ों का बच्चों के माइंड पे क्या इफेक्ट होता है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही एक डेवलपमेंटल एज उनका बहुत हमें ध्यान में रखना होता है, उनसे जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो करने के लिए। जैसे मैं अपने बच्चों को अभी डिजिटल डिवाइस ये सब देना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा, आखिर कब तक तुम इन सब चीज़ों से उन्हें अलग रखोगी, ये तो आजकल नॉर्म है। तो मेरा बहुत ही एक रिप्लाई यही होता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, और डेवलपमेंटली आपको ये देखना पड़ता है कि बच्चे के लिए मतलब क्या उचित है। अगर 10-11 साल तक भी मैं दूर रख पाई तो इट इज़ गुड इनफ, क्योंकि एक जो डिफ़ॉल्ट मोड हम लोग का ब्रेन में सेट होता है वो बाय दैट टाइम बाय एंड लार्ज सेट हो चुका होता है। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन की, और हम लोग कभी भी सीख सकते हैं नई चीज़ें और पुरानी चीज़ों को अंडू कर सकते हैं, बट बहुत 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 समय लगता है पुरानी चीज़ों को अंडू करने में, ये बहुत आसान नहीं होता है। तो ये जो मेरे कुछ मुख्य ऑब्जेक्शंस जो थे जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, मैं एक बार समराइज़ करूँगी। एक तो ये कि जो डिसिप्लिन होती है वो बहुत ही फियर बेस्ड होती है, डर, और हर बच्चे को एक ही रूप में देखा जाता है। मतलब अगर हर बच्चा यूनिक है तो उसके सबके लिए एक ही तरह का सांचा क्यों है, ये इसका आंसर किसी के पास नहीं है। दूसरा, बच्चा क्या सोचता है, क्या चाहता है, इस पर कोई फोकस नहीं होता। मतलब बच्चा बच्चा नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होता, वो एक कमोडिटी हो जाता है। और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए तो बिल्कुल ही कोई जगह नहीं होती है। अगर आपने कोई सम ऐसे किसी और तरीके से सॉल्व कर दिया जिस तरीके से क्लास में नहीं सिखाया गया तो उसको रॉन्ग कर देते हैं टीचर। तो ये लॉजिक तो कुछ कभी भी समझ में आया नहीं, जब खुद स्कूल में थी तब भी नहीं आया और अभी भी नहीं आता। और एक जो सबसे की हैरानी की बात है कि अभी भी लोग ये मानते नहीं हैं कि छोटे बच्चे को भी तनाव हो सकता है, कि वो भी तनाव से जा सकता है, और उसके इफेक्ट्स कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं ये तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। कि एक जो बच्चा डेवलप कर रहा है, जिसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम अभी डेवलप करना है, उसको जब आप स्ट्रेस में डालते हो तो क्या होता है
एक थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगी। हमारे दिमाग में एक जो हम लोग थिंकिंग ब्रेन कह सकते हैं जिसको, वो होता है हमारा अग्र हिस्सा दिमाग का, और हम लोग उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और एक जो हमारा होता है जो इमोशनल ब्रेन जिसको कह सकते हैं अमिगडाला और उसके आसपास। तो जब हम बच्चे को स्ट्रेस में डालते हैं, स्पेशली जो छोटा बच्चा होता है, तो क्या होता है कि उसका जो इमोशनल वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये जो हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है, इमोशनल ब्रेन होता है, इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन होता है, फीडबैक होता है। जब वो हमारा इमोशनल ब्रेन ज़्यादा चलता है तो वो थिंकिंग ब्रेन को शट डाउन करता है। ये हम लोग खुद भी, अगर आपने कभी भी खुद पे भी ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत उत्तेजना में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। तो ये होता है। अभी आप एक बच्चे के सोचिए, इतना स्ट्रेस आप डाल रहे हैं स्पेशली, और ये बात मुझे थोड़ा बाद में पता चली। एक तो बहुत, जब भी हमें पढ़ाया जाता है, इवन MBBS MD कोई भी पढ़ाई है, उसमें एक लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इमोशनल बैलेंस। जिस चीज़ को बच्चे के एनवायरनमेंट, बच्चा अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करके सीखता है, वो हमें अच्छी तरह से याद होती है, काफ़ी दिनों तक याद होती है। बट जिस चीज़ को हम सिर्फ रट्टा मारते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो ये चीज़ जब मैंने अपना रिसर्च पेरेंटिंग के ऊपर करना चालू किया तो वो मुझे एक ये मिला कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और स्पेशली फर्स्ट 2 इयर्स तक उनकी प्रूनिंग होती है, वो कम होते हैं, और मैक्सिमम बाय 5 इयर्स तक ये प्रूनिंग का प्रोसीजर तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ कि आप कैसे कनेक्शंस बना रहे हो जो बचे हैं न्यूरॉन्स उसमें। तो उसमें एक ये बात सामने आई मेरे लिए कि, और मुझे बहुत अफसोस था कि मुझे ये बात तब पता चली जब मेरा बच्चा ऑलरेडी 5 इयर्स का हो चुका था। तो उसमें ये था कि आपका जो हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है वहाँ के न्यूरॉन्स प्रिजर्व होते हैं, और जो कम यूज़ हो रहा है वहाँ से वो छटनी होती है। तो अगर कोई 2 साल के बच्चा अपने घर में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, उनके पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, और बहुत, या तो न्यूज़ वगैरह चिल्ला चिल्ला के देखते हैं, तो ये सब बहुत ही बच्चे के लिए तनावपूर्ण होता है। तो क्या होता है कि उसका जो इमोशनल ब्रेन होता है वहाँ पे तो न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, और थिंकिंग ब्रेन और एनालिटिकल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, जो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है रादर देन रिएक्टिव नहीं होता, वो वहाँ पे कम होता है। स्ट्रेस में भी यही होता है। स्ट्रेस सिर्फ एक शब्द नहीं है, जो स्ट्रेस होता है ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, कनेक्शंस डिफरेंट बन रहे हैं, न्यूरोकेमिकल्स अलग सिक्रीट हो रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट एक वर्ड नहीं है स्ट्रेस। और क्या होता है जब ये बच्चे जो मतलब बचपन से ही जो स्ट्रेस में हैं, उनकी कभी भी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट मैं नहीं कहूँगी कि हो पाती है। तो हमेशा अगर आप आजकल देखोगे इतना ज़्यादा रेज बढ़ रहा है सोसाइटी में, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब एक बच्चे को इतने स्ट्रेस में रखा गया है, और कई बार जो वो स्ट्रेस होता है वो नोइंगली और अननोइंगली भी कई बार होता है। तो जैसे मैं अभी इस पे बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगी इस टॉप पे, बट आप लोग मैं एक ब्लॉग लिखती हूँ parentingmantra.com करके, उस पर मैंने कुछ आर्टिकल्स दिए हैं। उसमें से एक है कि कैसे पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चों में एकेडमिक बर्डन डालते हैं, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं सक्सेस के ऊपर इत्यादि। तो मेन ये था कि अभी वो इतने स्ट्रेस में आप उस बच्चे को बड़ा करें, उसका डिफ़ॉल्ट तो पूरा सेट हो गया रिएक्टिव होने में, कि कुछ भी होगा तो फट से ना रिएक्ट करता है, ज़रा सा भी कुछ होगा तो दिमाग में पूरे 10 तरह के गलत गलत और नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट बना दिया आपने। फिर वो इंसान जब बड़ा होता है तो वो ढूंढता है कि अब मैं मेडिटेशन करूं कि योगा करूं कि मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिले। पर वो बचपन से हमें एक सिक्योर अटैचमेंट जो देनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते।
ना सिक्योर अटैचमेंट इन इटसेल्फ एक बहुत पूरा ब्रांच हो गया है, अब तो उस पर भी डिस्कशन नहीं करूँगी उतना। बट मेन चीज़ ये समझने का है कि टिल एटलीस्ट 7 to 8 years बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है, जिससे उसका नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट सही हो। आजकल लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब मुझे ये बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड लगता था कि एक 3 साल के 3.5 साल के बच्चे को गुड टच बैड टच बता रहे हो और उसे स्कूल भेज रहे हो। मतलब बेसिकली आप उसको ये कह रहे हो कि भाई स्कूल इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, और आप उसको स्कूल भेज दे रहे हो, तो उसका पूरा सिस्टम कैसा रहेगा। और ये चीज़ें मतलब बच्चा आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे को खुद भी नहीं पता कि उसका सिस्टम स्ट्रेस में है। मगर ये छोटी छोटी चीज़ों में दिखता है, बच्चे का इरिटेशन है, उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं है, या वो बहुत जल्दी रिएक्टिव है। आजकल के बच्चे एग्रेसिव हैं, तो ये सारी चीज़ों में ये दिखता है। तो एक ये मेरा बहुत ही एक मेन फोकस था कि जो लर्निंग है वो जॉयफुल होनी चाहिए और फियर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें मुझे नहीं दिख रही थी स्कूल्स में। तो वो एक बहुत बड़ा मेरा मेजर रीज़न था कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल से निकाला। अभी 1.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, एंड आई हैवंट रिग्रेटेड अ सिंगल मोमेंट ऑफ इट कि मैंने ऐसा क्यों किया। और अभी जब थोड़ा टाइम बीत गया, 6, 8, 10 महीने बीत गए, तो फाइनली माय हस्बैंड ऑल्सो अग्रीड कि ये एक ठीक स्टेप था। जो एक क्वेश्चन मुझे हमेशा, जैसे ही लोगों को पता चलता था कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल से विड्रॉ किया, जो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता था वो ये था कि आगे क्या होगा, डिग्री का क्या होगा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को स्कूल सिर्फ वो 10th और 12th की सर्टिफिकेट के लिए भेजते हैं, ताकि वो आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैठ सके, या फिर कॉलेज एडमिशन के लिए भी 12th के मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता पेरेंट्स के पास बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। और एक जो दूसरा क्वेश्चन आता था वो था पीयर बेस्ड लर्निंग का, कि वो जो एक इंट्रैक्शन है। तो जहाँ तक डिग्री का सवाल था, मैंने कहा कि अभी इतने सारे जो एक डिग्री एक मेन जो है वो तो हमें जैसे मेडिकल है तो उसके लिए चाहिए, मैं समझ सकती हूँ, बट उसके लिए वो ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन हमेशा है। बट अगर आप आईटी वगैरह में जाना चाह रहे हैं आज के डेट में, तो इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्किल बेस्ड। तो अभी डिग्रीज़ का बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत सारे कंपनीज़ ऑलरेडी, गूगल है, टेस्ला है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कहती कि इफ़ यू हैव द स्किल वी विल गिव यू द जॉब, वी डोंट नीड टू सी वेदर आपके पास डिग्री है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। इनफैक्ट एक डेल ने एक स्टडी की थी, आई थिंक 2018 या 19 अर्ली में, और उन्होंने ये कहा कि 2030 में जिस तरह के जॉब्स होंगे, एंड 2030 क्या है, वो सिर्फ 10 साल बाद की ही बात है, कोई बहुत दूर नहीं है। और जिन सब के बच्चे अभी छोटे हैं, 10 साल के बाद वो स्टेज में होंगे जब वो जॉब ढूंढेंगे, तो तब जो जॉब्स होंगी उसमें से 85% तो अभी बनी ही नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर हम पढ़ा के रहे अपने बच्चों को स्कूल में, क्या बेसिक दे रहे हैं हम, और पढ़ा भी क्या रहे हैं, सिर्फ एक वो सिस्टम है कि हम उन्हें ठूस दे रहे हैं, कि ये इन्फॉर्मेशन ठूस रहे हैं। बेसिकली नॉलेज तो है ही नहीं, वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग तो आती नहीं है, इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन ठूस दो बच्चे को, फिर वो एग्ज़ाम में उसको वॉमिट आउट कर देता है और उसे मार्क्स आ जाते हैं, और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है। और फिर ये बच्चे बड़े होते हैं और फिर गैप ईयर लेते हैं अपने आप को ढूंढने के लिए, या मिड करियर जो हम लोग बोलते हैं कि करियर के मिड में एक वो आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो इससे सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये भी एक मेरा ये था कि एजुकेशन ऐसा हो कि वो हमें खुद से तो मिलाए, एक स्व की जानकारी तो हो कि सेल्फ की, बट यहाँ तो वो हमें उससे दूर ले जा रहा है।
मेंटल हेल्थ पे कोई भी फोकस नहीं होता स्कूल का, सब बोलने की बातें होती है। मैंने यही देखा, मैंने कितनी मतलब मैं एक साइकेट्रिस्ट होते हुए भी आज तक 1.5-2 साल मेरा बच्चा स्कूल में रहा, उन्होंने कभी भी मेरे सर्विसेज इंगेज नहीं किए, ऑल्दो आई हैड ओपनली ऑफर्ड इट। तो ये दिखाता है कि, और वर्स्ट थिंग ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिएटिविटी का बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं है। और जब हम लोग ये देखते हैं कि क्रिएटिविटी से ही जब भी आप नए डिस्कवरीज देखो, इट्स मोर अबाउट वो सारे कहाँ से आते हैं, दोज ऑल कम फ्रॉम क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आपने कुछ क्राफ्ट करा दिया और बच्चे ने उसे कॉपी कर दिया, वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी है कि बच्चा खुद से क्या सृजन करता है, वो खुद से क्या कर रहा है। हो सकता है वो और भी लोगों ने की होगी, पर अगर बच्चे को उसके बारे में नहीं पता और वो खुद उस सोल्यूशन को या खुद वो चीज़ करता है, तो वो क्रिएटिविटी है। तो उसके लिए कोई स्थान नहीं था। और एक दिमाग जो बहुत स्ट्रेस में है, उसका थिंकिंग ब्रेन तो वैसे ही श्रिंक हो रहा है। ये भी एक अभी न्यू फाइंडिंग आई है कि एक्चुअली जो हमारा कॉर्टिकल वॉल्यूम है वो कम होने लगा है, जो कि बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब जब हमारे एंसेस्टर्स वो केव में रहते थे, उस समय एक ब्रेन था, क्योंकि वो हर समय वो कॉर्टिसोल उनके सिस्टम में था, कभी भी कोई एनिमल अटैक कर सकता है, कभी खाने को नहीं मिल सकता, और वो सारा वो चीज़ था। फिर धीरे धीरे जब हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे, एक स्टेबिलिटी आने लगी, तो हमारा ब्रेन जो है वो ग्रो हुआ। फिर नियो कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब डेवलप हुआ, हम लोग काफ़ी थिंकिंग। अब फिर एक ट्रेंड क्या आ रहा है कि कॉर्टिकल थिनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन देख रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा रेज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो वापस से ऐसा लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फिर हम लोग पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं। और बट अच्छी बात ये है कि आज के यंगस्टर्स क्वेश्चन करने लगे हैं, वो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स की जीवन शैली, और वो कह रहे हैं क्या इस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करने वाले हैं कि एक बुढ़ापे में भी हमें चैन नहीं मिलेगा, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। तो आज के यंगस्टर्स, व्हाट इज़ द लार्जर पर्पस इन इट, वो क्वेश्चन करने लगे हैं आज के यंगस्टर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप कोई भी डिस्कवरी देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबको एक ओपन लर्निंग एटमॉस्फेयर चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वो पॉसिबल हो और सबकी पर्सनालिटी के लिए भी वो सूटेड भी हो। कोई तो आइंस्टाइन भी होगा जो एक बंद कमरे में अपनी थ्योरी देगा, और कोई तो स्टीव जॉब्स भी होगा जो सारा दिन कंप्यूटर के सामने रहना चाहेगा। बट मेन थिंग इज़ यही इंडिविजुअलिटी है कि बच्चे का ओरिएंटेशन किस तरफ है, ये हम ऑब्ज़र्व करें। तो ये एक पेरेंट्स के लिए भी टाइम नहीं रहता, अगर आप नॉर्मल स्कूलिंग लो तो ऑब्ज़र्व करने के लिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह से, ना हम उन्हें वो पैनोरमा दे पाते हैं। और नेचर से तो हम लोग का बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है। मतलब ये कितना अमानवीय है। अगर आप देखें 4 साल के बच्चे को 6 घंटे स्कूल में बैठाया जाता है और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ही जगह बैठा रहे, सोच के भी बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे पॉसिबल। तो एक तो वो ही इतना बड़ा स्ट्रेस है। अच्छा, पहले हम लोग छोटे थे तो कितना नंगे पैर घूमते थे, खेलते थे, तो उससे एक ग्राउंडिंग होती थी। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ भी है कि उससे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव को कम करते हैं, हमारा स्ट्रेस कम करते हैं। अभी क्या है, बच्चा अगर मैदान में भागने भी जाता है तो वो तो जूता मोजा पहना हुआ है। तो फिर अब कैसे इस सब चीज़ों को एक नया डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, एक नया वो देने की ज़रूरत है कि आप खुद से डिस्कवर करो अपने आप को, आप क्या करना चाहते हो। अभी एक थोड़े दिन पहले मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था अपने पिताजी के साथ, ऐसे ही पढ़ाई लेके, क्योंकि मेरा बहुत ही डिफरेंट एक ओपिनियन है तो लोगों को बहुत अचंभित भी करता है।
तो ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने पिताजी से ये कहा कि ये जो कहानियाँ आप अखबार में पढ़ते हो और मुझे बोलते हो बेटा ये पढ़ो, ये बहुत ही प्रेरणादायक है, तो ये उन लोगों की कहानियाँ नहीं हैं जो कि एक रेगुलर स्कूल जाते हैं, स्कूल से मार्क्स लेके पास हो जाते हैं और फिर एक जॉब ढूंढ लेते हैं और जॉब करते रहते हैं। ये उन लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने एक डिफरेंट दृष्टिकोण रखा, अपनाया और उसे करने की हिम्मत रखी, जो समाज उस समय कह रहा था उससे अलग गए। तो वो कहानियाँ तो आप मुझे पढ़वाते हो, पर अगर जब मैं खुद वही चीज़ अपने बच्चे के साथ करे तो फिर आप मुझे क्यों रोकते हो? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हम लोग का हुआ और मैंने उस समय ये रियलाइज़ किया, उस कन्वर्सेशन से मेरी बहुत ही बड़ी, मतलब ये शायद दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था बट वो बहुत कॉन्शियस में आ गया कि मतलब मैं अपने बच्चे कि वो सिर्फ एक पढ़ लिख के और स्कूल क्लास दर क्लास बढ़ता जाए, उससे बेटर मेरे लिए ये होगा कि वो अपना रास्ता खुद बनाए, चाहे उसे वो आहा मूवमेंट जो हम लोग कहते हैं वो 25 साल में ही आए, 22 साल में ही आए, पर वो आए तो उसके लिए उसे वो मिले तो वातावरण। क्योंकि मुझे ये पता है जब एक वो मोमेंट आता है तो आपका दिशा सेट हो जाता है, फिर आपको ज़रूरत नहीं होती किसी और की कि वो आपको मोटिवेट करे, आप अपना रास्ता खुद ढूंढते हो। हाँ, अगर आपको सपोर्ट मिलता है ऑब्वियसली इट हेल्प्स, और नहीं मिलने से आपका मन निराश भी होता है, बट जब वो एक मोमेंट आता है तो एक बहुत ही, और उस मोमेंट के लिए एक वातावरण देना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हर किसी को एक ही ढर्रे में डालने से तो अब आज का जो दुनिया है उसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही चेंजिंग वर्ल्ड है, हर मिनट मिनट पे यहाँ चेंज होता है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे बहुत सारे स्कूल्स में आजकल हो रही है जो मुझे पसंद नहीं आती है कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिजिटल एड वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक डिजिटल एड से आपकी वो लर्निंग नहीं होती है। एक तो क्या होता है ना, सेंसरी स्टिमुलस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप कोई वो बहुत आई को भी, अगर आप एक देखो, आप अगर एक पेड़ देख रहे हो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, और वही एक पेड़ अगर आप देखते हो टीवी पे, तो आप अपनी आंखों में देखो कैसा तनाव रहता है, वो बहुत रिलैक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलाई हैं जो इनंडेट कर रहे हैं आपकी आंखों को। तो और हमारा ब्रेन वो सारे स्टिमुलाई को हैंडल भी नहीं कर सकता, परसीव भी नहीं कर सकता है। इनफैक्ट हम एक इन्वायरमेंट में जब बैठे होते हैं तो बहुत सारे स्टिमुलाई हमारे आँखों के थ्रू, कानों के थ्रू, स्किन के थ्रू हमें मिल रहे हैं, बट हम सारे उसको वो नहीं कर रहे हैं, डिकोड नहीं कर रहे हैं। तो आजकल एक बच्चों में ओवर सेंसरी स्टिमुलस भी बहुत ज़्यादा, सेंसरी ओवरलोड करके भी एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्या होता है, 4 साल के बच्चे को आप इतने सारे बच्चों के बीच में बैठा देते हो, अब उससे बच्चे की एक बगल में बैठे की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कुछ और बोल रहा है, उससे कोई और बच्चा दिख रहा है जो कुछ और कर रहा है, टीचर कुछ और बोल रही है, क्लास के बाहर कुछ और हो रहा है, उसका मन कुछ और कर रहा है, और इन सारे प्रोसेसेस को डिसाइफर करने का मैकेनिज़्म अभी उस 4 साल 5 साल के बच्चे के पास नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है। अल्टरनेटिव एजुकेशन क्या करती है, हमें इन सब का एक ज़रिया देती है कि एक तो आपको कोई सेट पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चे को स्ट्रेस से हटाते हो। हाँ, मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ पेरेंट्स होम स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं मगर फिर भी उनके बच्चों का बहुत एक सेट प्रोटोकॉल है, बट मेरा ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है ये देखना चाहिए, और अगर बच्चा उस सेट प्रोटोकॉल में स्ट्रेस फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को फिर से एक दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। तो मेन है कि आप बच्चे को एक तो एक्स्ट्रा सेंसरी स्टिमुलस से हटा लेते हो, जिसको वो अभी उसके पास वो पर्याप्त नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए। स्ट्रेस से आप बचा लेते हो, एक तय तरह से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
आप अपने हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। तो अननेसेसरी स्ट्रेस आप सिस्टम पे नहीं दे सकते हो। आप एक ये भी मैसेज देते हो अपने बच्चे को इस तरह की होम स्कूलिंग से कि हमारे लिए आउटकम और रिज़ल्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, और हम लोग तुम्हें वो प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए रेडी हैं। तो एक बच्चे के साथ आपका एक कनेक्शन भी बनता है जो कहीं ना कहीं जब बच्चा स्कूल जाता है तो नहीं बन पाता है। somehow that is not possible। एक हाँ, एक सेकेंड। एक जो हमेशा ये होता है कि बच्चे जो हम कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, और बच्चा जब यंग होता है तो कुछ भी चीज़ सिखाना ज़्यादा आसान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बट कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज़ जो मिस कर देते हैं वो है रोल ऑफ स्ट्रेस। कि स्ट्रेस का आपको ये भी देखना होगा बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। एक जो डेटा है NCRB का नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट से मैंने लिया है, वो ये है कि इंडिया में प्रति घंटा एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। 15 से 19 साल के बीच में जो एज ग्रुप है उसमें एक बच्चा हर घंटे सुसाइड कर रहा है। तो ये स्ट्रेस कहाँ से आता है? ये स्ट्रेस स्कूल से, टीचर्स से, अननोइंगली पेरेंट्स से आ रहा है। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं, बट ये कन्वर्सेशन जो घर में चलती रहती है कहीं ना कहीं बच्चे की खुद की कन्वर्सेशन बन जाती है, और उसके बाद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो बच्चा खुद ही वो अपना स्ट्रेस अपने ऊपर ले ही रहा होता है। तो जब हम अल्टरनेटिव एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो इन सब चीज़ों से हम लोग एक डिफरेंट मार्ग ले लेते हैं। तो बच्चे को एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट देते हैं। तो जब बच्चा एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में बढ़ता है, उसका इमोशनल ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता है, और उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। वो बच्चा आगे जाके ज़्यादा रैशनल बनेगा, ज़्यादा लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग होगी उसके रिलेशनशिप्स भी बेटर रहेंगे, क्योंकि जो आपका इमोशनल ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, तो आपका बाकी हिस्सा तो उतना काम नहीं कर रहा है। आपका काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस ये सब कुछ भी डेवलप नहीं होता है जब आपका इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव होता है। आजकल आप देखोगे, आप मतलब एक कॉमन जो सुनते हैं कि आजकल के बच्चे शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट न्यूरो डेवलपमेंट इज़ वर्किंग। और हम लोग को ये समझना होगा कि बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंट के हिसाब से हमें काम करना होगा। बच्चे को उसी हिसाब से एक लर्निंग स्पेस देनी होगी। अगर हम बच्चे को एक ओपन एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर दे पाते हैं, इट इज़ बेस्ट। बट अगर नहीं भी दे रहे हैं, जैसे मैं अभी भी फ्लैट सिस्टम में ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत है, वो जाते हैं अपने ड्यूटी पे। क्योंकि मेरी एक छोटी प्राइवेट प्रैक्टिस थी, मैं अपने बच्चे को प्रायोरिटी देके उस हिसाब से मैंने अपने प्रैक्टिस को एडजस्ट कर लिया। मगर फिर भी इवन इस सेटिंग में भी होम स्कूलिंग से मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा अपने बच्चे में, और उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी, उसके समझने का तरीका, उसके ग्रास्पिंग, सब कुछ इट्स मच बेटर देन यू नो व्हाट एक उसके एज के बाकी स्कूल जाने वाले बच्चे के से मैं एक्सपेक्ट करूँगी। उस कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो एक खुद की पेस भी सेट करने का मौका देता है अल्टरनेटिव लर्निंग। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं उन्हें भी बहुत मुश्किल होती है स्कूल के सांचे में ढलने के लिए, तो उनके लिए भी एक अल्टरनेटिव लर्निंग जो है बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट है कि स्कूल से निकाल के वो अपनी पेस खुद सेट करें। और लकीली हमारे पास ओपन स्कूलिंग का भी ऑप्शन है। अगर लोग जो IGCSE नहीं भी करना चाहते हैं तो ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन है, और वो मतलब सब जगह मान्य है। आप कुछ भी, इनफैक्ट 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि कुछ किसी ने किया था कि NIOS
गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था कि NIOS वाले बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे।